नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका एग्जाम होने वाला है CUT PG LLM 2025 का। अभी आपको पता है कि उसका जो टाइम पीरियड दिया गया है एग्जाम होने का वो 13 मार्च से लेके 31 मार्च 2025 तक का टाइम पीरियड दिया गया है। इसी टाइम में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और आज है आपका 10 जनवरी 2025। तो अगर हम देखें लास्ट ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें, लगभग बीच में आपका एलएलएम का एग्जाम फॉल करेगा। तो लगभग आप मान के चलो 20 और 25 के आसपास, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 22 से आसपास, 23, 24, 25 के आसपास आपका एग्जाम फॉल करेगा। इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास 70 टू 75 डेज हैं। ठीक है, तो लगभग 2.5 महीने आप बोल सकते हो। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स का कि अभी अगर हमने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो अभी भी क्या हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं जो हमें ड्रीम कॉलेज चाहिए। तो देखो, इस चीज़ का टोटली आंसर डिपेंड करेगा कि आने वाले जो 2.5 महीने हैं वो आप कैसे यूटिलाइज करते हो। कुछ लोग पिछले, आपको पता हो कि जैसे आपका सेशन खत्म हो जाता है जुलाई अगस्त में, आपका नया सेशन शुरू होता है सेमेस्टर के बाद, यानी फाइनल ईयर में आप आते हो, तभी से तैयारी शुरू कर दी थी काफ़ी बच्चों ने। कुछ बच्चों ने दिवाली के आसपास से शुरू कर दी थी, तो एज है उन बच्चों को। अब कुछ बच्चे अभी भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आप करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि देखो डिपेंड करेगा कि क्या पता आप ये 2.5 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। 8-10 घंटे पढ़ो दिन में। ठीक है, पूरा अपना 2.5 महीने का मतलब पूरा आपने बढ़िया से मेहनत कर दी तो हो भी सकता है। तो एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो शायद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। आज हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 10 जनवरी 2025 फ्राइडे को इवनिंग में 8 to 9 o'clock। आपकी वीक में 5 क्लासेस होती हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस है। लगभग 2.5 महीने का कोर्स है। इंग्लिश आपका पैटर्न रहेगा, एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल रहेगी, इंग्लिश प्लस हिंदी, यानी कि जो कंटेंट मिलेगा आपको, जो ई बुक मिलेंगी और जो क्लास में जो आपको स्लाइड्स दिखेंगी, लेक्चर दिखेंगे, वो इंग्लिश में दिखेंगे। बाकी ओरली वर्बली हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। फीस आपकी ये है। कैसे आपको एनरोल करना है, तो तरीका सिंपल सा है। आप व्हाट्सअप नंबर से आप यहाँ पे व्हाट्सअप करके गूगल फॉर्म ले सकते हो, या फिर आप जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गूगल फॉर्म का लिंक होगा, आप उसको फिल कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। एक बार जैसे ही फिल कर देते हो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, उसके बाद आपको इन्विटेशन भेज दिया जाएगा आपके जीमेल आईडी पे। आप उसको एक्सेप्ट करके गूगल क्लासरूम पे अपना बैच ज्वाइन कर सकते हो। मेन चीज़ ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि उनको हेल्प हो जाए कि वो सेल्फ प्रिपरेशन करें। तो क्या एक प्लान रहना चाहिए। देखो, आज से मेरा जो बैच शुरू हो रहा है, या इससे पिछले साल भी जो मैंने बैच पढ़ाया था प्रीवियस ईयर में, उसमें भी यही मॉडल यूज किया था, अभी भी हम यही मॉडल यूज कर रहे हैं। उससे अच्छे रिजल्ट्स आए थे बच्चों का, जिन यूनिवर्सिटीज़ में DU BHU, आपका BBAU टिस वगैरह में हुआ है, आपकी जो स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हुआ है, जिसको जो चाहिए था। अब ये पैटर्न जो है काफ़ी बढ़िया आपको हेल्प करेगा फटाफट सिलेबस को कवर करने में। फटाफट आपको चीज़ों को बिल्कुल हिट द बुल आई वाला बात है कि जो पढ़ा वही आपका काम का पढ़ोगे, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ोगे। ये एग्ज़ाम कोई बहुत पुराना एग्ज़ाम नहीं है, आपको पता हो 2020 के लगभग आज से शुरू हुआ है ये, तो 4-5 साल के आपको PYQ मिलेंगे। तो ज़्यादा पुराने और किसी पेपर्स को मत अटेम्प्ट करना, ये बिल्कुल ही बहुत ही नए पैटर्न पे बेस्ड एग्ज़ाम है। 2-3 साल से आप देख रहे हो इसका पैटर्न बिल्कुल डिट्टो UGC नेट का है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके, लगभग 75 to 80% आपका इसी में फॉल करेगा। बाकी जो 25-30% आपके जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो मिक्स हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आपके, या फिर जुडिशरी वाले सब्जेक्ट हैं, जो आपके आपके क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, आपका सिविल प्रोसीजर लॉ है, वो UGC नेट के सिलेबस का पार्ट नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, आपका टैक्सेशन हो गया, ये सब इसकी पार्ट नहीं है। आपका WCC, विक्टिमोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, बैंकिंग, आपका बैंकिंग पार्ट है, इंश्योरेंस पार्ट नहीं UGC नेट का। तो कुछ ऐसी चीज़ें छोटी मोटी जो इसके पार्ट नहीं है। बाकी मेजोरिटी में आप देखोगे 75 क्वेश्चन आप देखोगे तो अराउंड 55 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपको UGC नेट के सिलेबस के पैटर्न पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि आप अपना CUT PG LLM की PYQ को सोल्व करो सेल्फ। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं से ले नहीं रहे कोचिंग, एंड कोई भी बुक में आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। आप अगर खुद से सोल्व करोगे चीज़ों को तो ज़्यादा आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप कोई एक कंसेप्ट को सीख जाओगे पूरा का पूरा, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पूरे कंसेप्ट को, टॉपिक को, सब टॉपिक को, केस लो को
साथ के साथ अपने सिलेबस का आप प्रिंट आउट रखो, जो भी आपका एलएलएम का सीयूटी का सिलेबस है। देखो कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, उसकी थ्योरी आप कवर कर लो साइड की साइड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। ये नहीं कि रैंडम आप कुछ भी थ्योरी पढ़ने बैठ गए एंड रैंडम आप एमसीक्यू लगा रहे हो, तो वो भैया आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की अलग स्ट्रेटेजी है। किसी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ सकता है, किसी में खाली एमसीक्यू से काम हो जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो वो आप कैसे अभी फिलहाल 2 ढाई महीने में कवर करोगे। ना आपने उसके लिए सेमेस्टर एग्जाम लिखा, ना आपने उसको टाइम दिया 5 महीने, तो अभी वो कैसे कवर होंगे। उन सब्जेक्ट्स को लास्ट में रखना है। ठीक है, तो शुरुआत में आप सब्जेक्ट वाइज सोल्व करना। मैं सब्जेक्ट वाइज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक पैटर्न का पता चले कि 2021 में इस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आते थे, 2022 में लेवल बढ़ा, 2023, 2024, तो ये आपको 4 साल के पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा अगर सब्जेक्ट वाइज करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा एनालिसिस मिलेगा। ऐसे ही आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो। PYQ जो पेपर्स हैं EIB एग्जाम के, वो भी आप सब्जेक्ट वाइज करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके अंदर भी जैसे आपको क्वेश्चन दिखता है, आप कंसेप्ट रिवाइज कीजिए, टॉपिक सब टॉपिक चीज़ों को याद करिए, जो काम की एग्जाम में पूछी जा रही है वही, फालतू की चीज़ें याद नहीं करनी है। और लास्ट में अपनी प्रिपरेशन को और एक एक्स्ट्रा एज देने के लिए आप यूजीसी नेट के, अभी जैसे आपको पता हो कि इसी मंथ में 15 जैन को आपका यूजीसी नेट लो का पेपर है, तो लगभग आप इस फेज तक आओगे तो लगभग इसका पेपर आपको नेट पे कहीं अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सोल्व करके जाना, 2023 का सोल्व करना, 2022 का करना, 2021, 2020, एटलीस्ट ये 4-5 साल के तो आप करके जाना सोल्व। ठीक है, आराम से 400-500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। और इससे ज़्यादा कर सकते हो तो भैया इससे ज़्यादा कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि यूजीसी नेट के पैटर्न का ही आपका पेपर आता है, वैसे ही मैच द कॉलम, वैसे ही असर्शन रीजन, वैसे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, वैसे ही आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना चीज़ों को, वैसे ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस कोर्स में हम इसी तरीके से तैयारी करेंगे। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ई बुक्स आपको सब्जेक्ट वाइज सारे PYQ की आपको दे दी जाएंगी, अलग से आपको कुछ भी परचेज नहीं करना है। यानी कि कोर्स में एनरोल करा दिया आपको, जो कोर्स के अंदर जितना भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है केवल आपको वो पढ़ना है, डेली का असाइनमेंट है वो करके आना है, और डेली क्लास अटेंड करनी है, तो शायद बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, ये कंटिन्यूटी आप 2.5 महीने बना लो। तो ये एक मॉडल है मेरी कोचिंग क्लासरूम का, जिस मॉडल पे मैं आपको आने वाले 2.5 महीने के लिए ट्रेन करूंगा। अगर आपको खुद से प्रिपेयर करना है तो आप ये काम खुद से भी कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखो, इस एग्ज़ाम में आपको 2 टाइप के स्टूडेंट्स मिलेंगे, 3 मान लो, आप मीडियोकर भी मान लो। एक ऐसा स्टूडेंट मिलेगा जिसको कोई टेंशन नहीं है, जो टेंशन फ्री है कि भैया मेरे को तो केवल LLM करने से मतलब है, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाए। आपको पता है बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनकी सीटें खाली रह जाती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो घर से बुला बुला के लेके जाते हैं कि एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो। ठीक है, तो एडमिशन तो लगभग सबका हो जाएगा, 11-12 हज़ार बच्चे बैठते हैं। ठीक है, आप देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हो, अगर आपके 100, 120 इतने नंबर भी आए हैं, 80 नंबर भी आए हैं, तो काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आपका एडमिशन हो जाता है। SC ST वाले, OBC वाले 70, 80, 50 तक भी उनका एडमिशन हो जाता है। लेकिन खाली LLM में एडमिशन लेना आपका गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिग्री किसी काम की नहीं है। आपके बिना बात 2 साल, 3 साल, 2.5 साल आप जो भी इन्वेस्ट करोगे टाइम, सारा खराब हो जाएगा। क्योंकि आगे चल के आप अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो कॉलेज का एक जो रुतबा होता है वो बहुत ज़्यादा काम आता है, अगर आपको प्रोफेसर लाइन में आना है, एकेडमिक लाइन में आना। हाँ, अगर आपका टारगेट कुछ और कुछ है तो वो अलग बात है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन इस एग्ज़ाम को मोस्टली वो बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं जो एकेडमिकली थोड़ा ज़्यादा जिनमें इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जो आगे चल के प्रोफेसर, रिसर्च वगैरह इनमें ज़्यादा जाना चाहते हैं, वो इस एग्ज़ाम में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो टारगेट आपका DU, BHU, BBU, TIS ये होने चाहिए। 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी हैं, इन्हीं की आपको कट ऑफ सबसे ज़्यादा दिखेगी। जनरल, OBC, WS की बात करें, लगभग इनमें से आप 5-7 नंबर कम कर लो आप जनरल से, लेकिन लगभग इसी रेंज में फॉल करता है। लगभग 85-90 से शुरू हो जाएगा एंड टू 110 तक अगर आप रख रहे हो तो काफ़ी सेफ जोन में हो। अगर SC की बात करें तो आप यहाँ से, OBC की बात करें तो फिर थोड़ा सा OBC से 10-15 नंबर कम कर दो SC के। तो SC वाले बच्चे अगर इस रेंज में भी फॉल कर रहे हैं 70 तक, 55 से लेके 70 तक, तो उनके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। ST वाले थोड़ा सा और 15-20 कम कर दो, अगर वो इस रेंज में फॉल कर रहे हैं तो वो आराम से किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में DU, BHU, BBU, TIS में ले सकते हैं एडमिशन। ठीक है,
कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप देखोगे लास्ट में काउंसलिंग होती है, जो बोलते हैं कि काफ़ी सीट्स इधर-उधर बच्चे चले जाते हैं, तो सीटें खाली रह जाती हैं। उनमें तो बच्चों के और भी बहुत कम मार्क्स में एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप नज़र बनाए रखोगे, तो आपका इनमें से भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सकता है। लास्ट में चलते हैं वो राउंड, बिल्कुल लास्ट में 3-4 कट ऑफ आने के बाद, ठीक है? कोई बच्चा अचानक से कोई सीट छोड़ के कहीं चला जाता है, उसका किसी अच्छे एनएलयू वगैरह में हो जाता है, तो वो सीट छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर आप नज़र बनाए रखोगे, वो नोटिस निकालते हैं, तुरंत आप वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करो। आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म में इन कॉलेजेस को चुना है तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब तक आपने टारगेट ऊंचा नहीं रखोगे तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो जितना अच्छा आप कॉलेज का टारगेट रखोगे उतना ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिंपल सा आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। पीवाईक्यू जैसे मैंने बताया, सीयूटी पीजी एलएलएम के पीवाईक्यू आपको सोल्व करने हैं। सेल्फ कर रहे हो तो आप खुद से करो, कोचिंग की हेल्प लोगे तो आपको अच्छे से सिखाया जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर की मेंटेलिटी क्या थी इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, और इसके रिगार्डिंग और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा ताकि वो पूरा का पूरा कंसेप्ट सब टॉपिक टॉपिक आपका कवर हो जाए। तो ये एक मेरा वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो कैसे CUT के PYQ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा NTA की वेबसाइट पे जाओगे, डाउनलोड सेक्शन पे जाओ। डाउनलोड सेक्शन में आप जाके किसी भी NTA के एग्जाम द्वारा कोई भी एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, आप डाउनलोड उसकी PYQ कर सकते हो। UGC नेट के भी, CUT के भी, आपको कोई भी NTA एग्जाम कराता है सबके, ठीक है? तो आपको 4 साल के पेपर वहां से मिल जाएंगे। अब इन पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, जो मैंने आपको बताया है। पैटर्न देखो कैसे एग्जाम का पैटर्न बढ़ा है, हर साल पैटर्न बढ़ता जा रहा है। तो इनका एनालिसिस यूट्यूब पे मैं पहले से करवा चुका हूँ, काफ़ी बच्चों ने देखा है, काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली है। 2021, 2, 3 का आपका एनालिसिस इस वीडियो मिल जाएगा एंड 2024 का एनालिसिस इस वीडियो मिल जाएगा कि भैया किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखोगे कि काफ़ी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, काफ़ी आपको टॉपिक सब टॉपिक मिलेंगे। लगभग 35, 40, 45 के आसपास इतने सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन पूछता है। इसका सिलेबस आप डाउनलोड करोगे तो आप सोचोगे कि आई थिंक कोई सब्जेक्ट बचा ही नहीं लो के अंदर। हर एक सब्जेक्ट पूछा जाता है सिलेबस में, और हर एक सब्जेक्ट एग्जाम में भी इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है पेपर कि हर एक सब्जेक्ट से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन करके वो कवर कर ही लेता है, चाहे एक क्वेश्चन पूछे उससे, लेकिन वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेता है। आगे चल के आप देखोगे कितने सब्जेक्ट उसने कवर करे हैं, ठीक है? सिलेबस को डाउनलोड करने का बहुत इजी तरीका है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, तो ये आपकी वेबसाइट है exams.nta.ac.in CUT-PG सिलेबस। तो आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आओगे exams.nta, आप देखो CUT-PG की जो वेबसाइट है, यहीं पे सिलेबस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करोगे, ये है आपका COQP14 लो LLM का सिलेबस है। 15 पेजेस का सिलेबस है, जो कि काफ़ी टाइम से, लगभग जब से एग्जाम हो रहा है, सेम सिलेबस है वो। हालांकि इस बार चांस थे कि क्या पता 2025 में कोई अच्छे सब्जेक्ट्स को लेके आए, फालतू के इतना ज़्यादा सिलेबस को ना रखे। अभी एक क्वेश्चन है, आप देखोगे इस सिलेबस में BNSS एंड BSc के बारे में अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन कोई कह नहीं सकते, क्या पता पूछ भी सकते हैं। तो आप जो भी क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको तो मैं PDF दे ही दूंगा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बाकी आप जो यूट्यूब वाले बच्चे हो, आप भी यूट्यूब पे अगर मेरा देखोगे तो मैंने पूरा BNSS एंड BSc पूरा इंडेक्स पढ़ाया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन टिक लगाए हुए हैं, आप उस वीडियो को देख के कवर कर लेना, ठीक है? अगला हम बात करें तो ये एक एनालिसिस के बाद अगर आप 4 साल का एनालिसिस करते हो 25 के लिए हम बोलें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इस एग्जाम का। जैसे मैंने बताया UGC नेट पे ज़्यादा रुझान है, तो आप पहले टेबल 1 ये कवर करना। आप टेबल 1 में वो टॉपिक्स दिए गए हैं जो UGC नेट के सिलेबस के पार्ट हैं, और जो ग्रीन कलर में आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ये है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जो शायद आपने पढ़े होंगे, कुछ कुछ आपने नहीं पढ़े होंगे। ये तो 100% श्योरिटी है, इस एग्जाम में जो भी बच्चे अपियर होंगे, कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैंने हर एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। अगर आपने कुछ ऑप्ट किया है तो आपका पक्का दूसरा सब्जेक्ट आपने ऑप्ट नहीं किया होगा। किसी ने कंपटीशन एक्ट किया होगा, तो किसी ने क्या पता इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नहीं किया होगा, ठीक है? तो ऐसे आपको कोई ना कोई तो छूटेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप UGC नेट के जो भी टॉपिक्स हैं वो पहले कवर कर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इन्हीं टॉपिक्स के अंदर UGC नेट देना है। उसके बाद आप टेबल 2 पे जा सकते हो, इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ से, सिविल प्रोसीजर लॉ से एंड इंडियन एविडेंस एक्ट से। उसके बाद आप टेबल 3 पे जा सकते हो एंड टेबल 4 पे बिल्कुल लास्ट में जा सकते हो, और इसमें भी आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो कि कौन सा आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको आप
फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, और जो आपने ऑप्शनल नहीं पढ़ा है उसको आप जस्ट नीचे रखो। सिलेबस खोलो आप जो एलएलएम का है, उसके अंदर फटाफट जो भी टॉपिक दे रखा है उसको गूगल कर लो, या फिर कोई भी मार्केट से शॉर्ट नोट्स परचेज कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर आप क्लासरूम में आओगे तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैं क्लासरूम में आपको दूंगा आप वही पढ़ लेना, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। उससे क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो और भी बढ़िया है, क्योंकि हम हर एक चीज हिट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं करना है। 80-85% सिलेबस आपके हैंड में रहना चाहिए, बिल्कुल टू दी टिप्स, और वो आपके यहाँ तक क्वेश्चन निकल जाएंगे आराम से। 70 क्वेश्चंस, ठीक है, 68 से 70 क्वेश्चंस आपके यहाँ तक हो जाएंगे जो आपको कवर करने हैं। और आपको जो टारगेट है 200 के आसपास का है, तो अगर आपने 70 क्वेश्चन 65 और 70 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें हैं और लगभग आपके 55 से 60 ठीक हो गए हैं, तो आपका एग्जाम बहुत हद तक निकल जाएगा, जो भी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन, अब यही कंक्लूजन है कि भैया अच्छे से एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल बनाओ आने वाले 60-70 दिन के लिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कोलैप्स कर जाओगे, क्योंकि ये लंबी रेस है थोड़ी, 2-2.5 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही टाइम है जो आपको उन बच्चों से थोड़ा एक्स्ट्रा एज ले जाएगा जो बच्चे काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। होता यह है कि ज़रूरी नहीं कि टाइम आप ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल एक परफेक्ट डायरेक्शन, परफेक्ट प्लानिंग के साथ, परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ पूरा अपना बेस्ट दीजिए आप, क्योंकि ये एग्ज़ाम का टाइम है, ये एग्ज़ाम के आसपास का टाइम है। इस टाइम एनर्जी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितना आप इस टाइम ज़्यादा पढ़ोगे वही आपको लॉन्ग टर्म तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम बिल्कुल डेफिनेटली निकल सकता है। लास्ट ईयर भी मेरा क्रैश कोर्स फेब में आया था, जैन में तो नहीं आया था, इस बार 1 महीने पहले आ गया है। तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों को। इस बार 2.5 महीने का कोर्स है, पिछली बार मेरा लगभग 1.5 महीने का कोर्स था, इस बार 2.5 महीने रखे हैं हमने। और देखते हैं अब इस बार से, इस साल में मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 बैचेस निकालेंगे, एक बार अगस्त जुलाई में, एंड एक बार आपका दिवाली के आसपास, और एक बार आपका एग्जाम से जनवरी के आसपास, एंड एक आपका एग्जाम से 1-1.5 महीने के आसपास। 3-4 बैचेस में स्टूडेंट्स कवर करते हैं। डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिनको थोड़ा सा एक हिंट चाहिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, जिनको बहुत स्क्रैच पढ़ाना पड़ता है, उनको पहले प्रिपरेशन करानी पड़ेगी, तो हर टाइप के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आप अच्छी यूनिवर्सिटी का ही टारगेट रखिए, खाली ये नहीं कि मेरे को एलएलएम कर लेनी है कहीं से भी, ठीक है। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे, आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, सिलेबस देखोगे आप, जो भी मैंने यहाँ पे अपने जो भी स्क्रीनशॉट्स दिए हैं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के, उनमें आप अपना शॉर्ट लिस्ट करो कि कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को पहले आप कवर कर लो, क्योंकि उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा जल्दी से सीख पाओगे कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका बस उससे रिगार्डिंग कुछ ही पूछ लो आपसे, आपको आता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बस आपको ये हेल्प करेगा कि जिस तरीके से यूजीसी नेट में, सीयूटी में, एआईबी में अगर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको उसी तरीके से उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लेना है। ऐसे ऐसे करोगे तो फटाफट आपका सिलेबस भी कवर होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ अब मेरा धीरे धीरे बर्डन हट रहा है। और जो सब्जेक्ट वीक हैं, जो आपने आज तक पढ़े नहीं, उनको फिर धीरे धीरे कवर करो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। आपका टारगेट ये होना चाहिए एटलीस्ट जितना ही मैं पढ़ के जाऊँ अच्छे से पढ़ के जाऊँ, इतना भी नहीं कि केवल आपने 30-40% ही सिलेबस करके गए हो, नहीं, एटलीस्ट इस रेंज में तो रहना ही है, 80-85-90 की रेंज में रह रही है। इतने आपको टॉपिक्स, इतना परसेंट सिलेबस आपको कवर करके जाना है। भले ही कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो आप बिल्कुल इग्नोर करके जा सकते हो, क्योंकि जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स है पहले उनमें कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। तो सिलेबस को जब भी आप कवर करोगे तो ये नहीं कि रैंडम थ्योरी पढ़नी है, आप साथ की पीवाईक्यू करो आप, जो भी आपका सीयूटी का है, आपका यूजीसी नेट का है, या फिर आपका एआईबी एग्जाम का है, या फिर आप डीयू एलएलएम का भी पीवाईक्यू ले सकते हो, बीएचयू एलएलएम का भी एंट्रेंस ले सकते हो। हालांकि ये बहुत पुराने पैटर्न्स हो गए, अभी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है आपका एग्जाम, 2018-20 के बाद से, जो सीबीएसई के बाद से जो एनटी एग्जाम कंडक्ट करवाने लगा है आपके यूनिवर्सिटीज़ के, यूजीसी नेट के, तो उन पैटर्न थोड़ा काफ़ी अच्छा हो गया है ना, उसी पैटर्न पे एग्जाम आ रहा है। तो ज़्यादा पुराने पीवाईक्यू करने का फ़ायदा नहीं है, कहने का मतलब मेरा यही है। तो जितना ज़्यादा हो सके यूजीसी नेट की पीवाईक्यू करो आप, हिट कर जाओ आप, एटलीस्ट 2018 तक आपने कर लियो तो आप बहुत अच्छे जोन में हो, ठीक है। क्योंकि इसी के बाद से एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाने लगा है आपका, तो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराए गए सारे आपने पेपर्स लगभग कर लोगे। साल में 2 बार एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग आपके पास 7-8 साइकिल है, आराम से 8-10 साइकिल है, काफ़ी अच्छा 1000, 1500, 1200 के आराम से आपके पास एक बढ़िया क्वेश्चन बैंक होगा जिसको आपने सोल्व किया है। बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम के अंदर इसको गेन करने में, अच्छे स्कोर्स गेन करने में, ठीक है। तो यही एक तरीका है कि इस टाइम थ्योरी नहीं पढ़नी, रैंडम उठा के कोई भी बुक, आप क्वेश्चन उठाओ, पीवाईक्यू उठाओ,
जो भी आपके एग्जाम्स मैंने बताए हैं 3 एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग साथ के साथ आप कंसेप्ट, टॉपिक, सब टॉपिक कवर करते चलो। इससे आपका कंसेप्ट क्लैरिटी भी होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि इस कंसेप्ट, इस टॉपिक, सब टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लूं, आपको ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। देखो, केस लो आपने सुना होगा कि बहुत तरीके से केस लो पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो वो देखो किस किस तरीके से केस लो के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। पहला टाइप आप बोल सकते हो कि वो सिंपल सा आपसे ये बोल देगा कि जो केस लो जिस रेशियो पे बेस्ड है आपका, वो रेशियो क्वेश्चन में दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे बोल देगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग केस लो रिगार्डिंग दिस रेशियो। तो आपको केस का नाम याद है, आपका आंसर आ गया। दूसरा टाइप ये है कि आपको केस का नाम दे देगा यहाँ पे एंड रेशियो ऑप्शन में दे देगा कि ये केस लो किस रेशियो के रिगार्डिंग है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, आपको केस का नाम पता होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। एक आपसे ये पूछ लेता है कि जो आपका लैंडमार्क केसेस हैं, बहुत ज्यादा लैंडमार्क केसेस हैं आपके, ये पूछ लेगा कि किस जज ने ऑथर की थी ये वाली जजमेंट, उस जज का नाम पूछ लेगा। 3 जस्टिस, 4 जस्टिस के नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि किसने लिखी थी। ठीक है, और एक पैटर्न क्या है इसका, एक ये पैटर्न है कि आपको 4, 5, 6 केस लो दे देगा। ठीक है, 5, 6 केस लो दे देगा ABCD तक एंड बोलेगा कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, ईयर वाइज। तो यहां पे आपने देखा कि जब तक आपको उस केस का ईयर याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो यानी जब भी आप कोई केस लो पढ़ोगे तो आपको उसका रेशियो अच्छे से पता होना चाहिए, किसके रिगार्डिंग है ये, आपको उसका ईयर याद होना चाहिए, बेंच भी याद कर सकते हो, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में क्या रेशियो आया है, एंड जस्टिस आप याद कर सकते हो किसने वो जजमेंट लिखा है। इस तरीके से केस लो से देखो इतने टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये वेरी करेगा कि पूछने का तरीका क्या है और आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जैसे आप देखोगे कि जो बियर एक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं आईपीसी वगैरह में, तो वो भी कुछ इस टाइप के आते हैं। आपको बोल देगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेक्शंस को अरेंज कीजिए, या फिर आपसे एक पर्टिकुलर सेक्शन बहुत बड़ा है तो उसके अंदर काफी क्लोजेस हैं, बोल देगा इन क्लोजेस को अरेंज कीजिए। ठीक है, तो चीजें थोड़ी सी याद करने वाली हैं, लेकिन अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता चीजों को किस तरीके से पूछ रहा है तो कैसे प्रिपरेशन करोगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बार बार उन पीवाईक्यू को सोल्व करो आप, उसी से आपका पैटर्न दिमाग में फीड होगा कि हाँ मेरे को ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मुझे प्रिपरेशन करनी जो कि मुझे हेल्प करेगी। आई होप आपको काफ़ी थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि भाई किस तरीके से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हो। बैच के रिगार्डिंग या और भी कोई डाउट है तो आप इस व्हाट्सअप पे अपना व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। कोशिश करेंगे 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स में आपका रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।